ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था नल हाइपोथेसिस की कॉन्सेप्ट, और उसका कुछ ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया था कि नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती क्या है, कब हम नल हाइपोथेसिस डिजाइन करते हैं, नल हाइपोथेसिस किन आइडियाज पे बेस्ड होती है, एंड व्हाई डू वी नीड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। गुड इवनिंग अनुष्का, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो आज हम लोग इस पूरे टॉपिक को ब्रीफली थॉरोली डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, कब हम इसको रिजेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली वो क्रिटिकल जोन क्या होती है, टू टेल हाइपोथेसिस क्या है, टाइप 1 काइंड ऑफ एरर क्या है या टाइप 2 काइंड ऑफ एरर क्या है। इस पार्ट से भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो हाइपोथेसिस का पार्ट है आपका। ठीक है, तो मैंने इसकी बेसिक चीजें आपको बताई थी। अब हम लोग जो कंटेंट है उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी। मैंने इसका बेसिक आइडिया आपको बताया था एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल के तौर पे कि जब आप किसी भी आइडिया को लेके आते हैं विदाउट एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ी, कोई चीजें सीखी, और उस बेसिस पे बिना कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए अगर आप कोई आइडिया को एजम्पशन लेते हैं तो उसको आप नल हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं। और जब आप नल हाइपोथेसिस अगर आपकी इनकरेक्ट होती है तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के थ्रू आप जाते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, अपने आइडियाज को कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स रन करते हैं और ये चेक करते हैं कि जो आइडिया आप लेके आए थे वाज दैट करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, test of hypothesis. A test of hypothesis is a procedure which specifies a set of rule for decision, है ना, कि हमें किसी भी assumption को accept करना या फिर इसको reject करना है, whether to accept or reject the hypothesis under consideration, that is null hypothesis. So null hypothesis से कुछ आपको parameters दिए गए हैं, कुछ concepts इसकी आपको बताई गई हैं। First of all, a statistical hypothesis which is set up and whose validity is tested for possible rejection on the basis of sample observation is called null hypothesis. भाई हम कभी भी जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जिसकी वैलिडिटी चेक करते हैं, दैट इज नॉट आवर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो हमेशा हमारी नल हाइपोथेसिस होती है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस आप बिना एक्सपेरिमेंटल आइडिया के डिजाइन करते हैं। आई होप ये बात सभी को आ रही समझ में। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया कि स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस विच इज सेट अप एंड हुज वैलिडिटी, कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इसको हम चेक करते हैं, टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन, कि हम क्या करते हैं कि ये एग्जैक्टली हम एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये आइडिया करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो हम चेक करते हैं और इसकी वैलिडिटी इंश्योर करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एच नॉट एंड टेस्टेड अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि टेस्ट हाइपोथेसिस कौन सी है। सो टेस्ट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है, ना कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। टेस्ट हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि किस हाइपोथेसिस पे आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेट तो आप तब लेके आते हैं ना जब आप नल को रिजेक्ट करते हैं। क्लियर है ना। तो टेस्ट हाइपोथेसिस आप किसको बोलेंगे, या एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस आप किसको बोलेंगे, जो आपकी नल हाइपोथेसिस होगी, है ना, जो बिना एक्सपेरिमेंटल आइडिया के आपने रखी है। सो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस डील विद रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस ओनली। डेफिनेटली वी कैन हैव जस्ट टू ऑप्शंस, ईदर वी एक्सेप्ट दिस नल हाइपोथेसिस और वी रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस। अब अगर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो जो अजम्पशन हमारा था उसको हम वैलिड मान के चलेंगे। अगर हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू कम आउट विद सेकंड आइडिया, जिसके थ्रू हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डिजाइन करेंगे, है ना। तो या तो हम इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं या हम इसको रिजेक्ट करने वाले हैं। अगर हम इसको रिजेक्ट करेंगे तो हम फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के थ्रू आएंगे और जो हमारा अजम्पशन था उसको हम इनकरेक्ट मान के डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, प्रोफेसर SRA फिशेस ने मार्क किया था, मतलब एक डेफिनेशन दी थी आप कह सकते हैं, कि null hypothesis is the hypothesis which is to be tested, अगेन ये पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, for possible rejection under the assumption it is true, है ना, कि जिस उसमें आपने इसको माना था, जो कंडीशंस आपने सोची थी, या तो वो सही होंगी या तो गलत होंगी, तो आप इसको टेस्ट करेंगे एंड उसके बेसिस पे या तो आप इसको रिजेक्ट करेंगे या तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट नल हाइपोथेसिस। अब देखेंगे कि व्हाट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नल हाइपोथेसिस एंड व्हाई डू वी नीड दिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। हमारा नल हाइपोथेसिस से काम क्यों नहीं चल रहा है, क्यों हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, द नेगेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड, जस्ट अ मिनट बच्चों। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना।
तो जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको अगर आप डिस्कार्ड करेंगे तो आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए जाएंगे, जिसको आप H1 से भी या H इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनफाइनाइट का सिंबल भी यूज करते हैं. And it is not tested, but its acceptance depends on the rejection of null hypothesis. Obviously ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की ओरिजिन तभी होती है जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया आता है. तो नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट करने का मतलब है क्या, जो आपका आइडिया तो आपने हटाया, अब एक ऑल्टरनेट चीज आप लेके आए, और इसीलिए इसको ऑल्टरनेट बोला भी जाता है. एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कॉन्ट्राडिक्ट द नल हाइपोथेसिस. डेफिनेटली अगर नल हाइपोथेसिस कोई एक आइडिया को सपोर्ट करा है तो हमेशा जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी वो उसके जस्ट अपोजिट आइडिया को सपोर्ट करेगी. तभी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के बाद आते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के पास में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो हमेशा एक चीज दिमाग में रखिएगा कि कभी भी दोनों हाइपोथेसिस आपकी करेक्ट नहीं हो सकती है. या तो आपकी नल हाइपोथेसिस करेक्ट होगी, ठीक है, और या तो आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट होगी. एट ए टाइम किसी एक के साथ में आप जा सकते हैं. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के आने का मतलब ये अंडरस्टूड है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्टेड है ना. मतलब जो कंडीशंस आपने इसके लिए अज्यूम की थी उस सारी कंडीशन में ये वैलिड नहीं है. एंड दैट इज व्हाई वी आर चूजिंग दिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो आफ्टर ऑब्जर्वेशन पूरा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, पूरे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसके बाद हम डिजाइन करेंगे. अब आएंगे एक पॉइंट और समझेंगे, क्रिटिकल रीजन एंड रिजेक्शन रीजन. एग्जैक्टली इस पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि कौन सी वैल्यूज होंगी, डेटा हमारा किस तरीके का होगा, हमें डेटा किस रेंज में मिलेगा, है ना, या डेटा में कितना फ्लक्चुएशन होगा, तब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. ठीक है, तो आपको क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन के बारे में बताया गया है, जिसके बेसिस पे अभी हम वन टेल टू टेल हाइपोथेसिस भी आगे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिक विच लीड टू रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन ऑफ द टेस्ट. कि वो पर्टिकुलर जोन, वो पर्टिकुलर रेंज जिसमें हम इसको रिजेक्ट करने वाले हैं, जिसके बियॉन्ड हम इसको रिजेक्ट करने वाले हैं. The probability with which a true null hypothesis is rejected by the test is often refers to as size of critical region. Definitely एक particular range होगी, है ना, जिसके beyond अगर values हैं तो हम उसको discard कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, size of critical region बोलते हैं. On the other hand, which lead to acceptance of null hypothesis. और कोई ऐसी value होगी, मान लेते हैं हमने बोला 0 से 4, सपोज 0 से 0.4 की वैल्यू हमने मानी कि अगर इस रेंज में हमें वैल्यू मिलेगी तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, सपोज. ठीक है, और हमने कहा कि अगर 0.6 से अबव वैल्यू हमें मिली, अगर हमें 0.6 मिल गया तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे. बात आई समझ में. तो हमेशा एक आपका एक्सेप्टेंस रीजन होगा, एक रेंज आपको मिलेगी जिसमें अगर वैल्यू आपकी लाई कर रही है then we are going to accept null hypothesis. और अगर उस वैल्यू के बियॉन्ड वैल्यू है either less और higher, दोनों कंडीशंस आपको मिलेंगी. कई बार इस वैल्यू जो रेंज आपको मिलती है उससे कम वैल्यू भी आपको मिल जाती है, तो भी आप अपने नल हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड करते हैं. या अगर उस रेंज के बाहर आपको हायर साइड पे वैल्यू मिलती है तभी अभी आप उस वैल्यू को डिस्कार्ड करते हैं. So on the other hand, which lead to acceptance of null hypothesis gives us a region that is known as acceptance region. जो अभी आप इस तरीके से देखेंगे कि जब आपको वैल्यूज मिलती हैं तो कई बार अगर बहुत एक्सट्रीम पे वैल्यूज आपको मिलती हैं तो आप हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर देते हैं. और अगर इस एक्सेप्टेंस जोन में आपको यहाँ पर कहीं भी आपकी वैल्यू लाई करती है तो आप क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो आपको कुछ एक्सेप्टेंस रीजन भी मिलेंगे और कुछ आपको रिजेक्शन जोन भी मिलेंगे. कई बार ये केवल एक साइड पे लाई करेंगे, कई बार ये दोनों साइड पे लाई करेंगे, और इसी के बेसिस पे आप अलग अलग हाइपोथेसिस जो है, अलग अलग आइडियाज अभी हम लोग जनरेट करेंगे, वन टेल एंड टू टेल की जो कॉन्सेप्ट है. सो द क्रिटिकल वैल्यू सेपरेट द रिजेक्शन रीजन फ्रॉम द एक्सेप्टेंस रीजन. और डेफिनेटली एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी या एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी जिसके थ्रू हम इस बाउंड्री को डिसाइड करेंगे कि किस जोन तक हम इस आइडिया को, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने वाले हैं, एंड किस वैल्यू के बियॉन्ड अगर हमारी वैल्यू निकल के आ रही है तो हम इस आइडिया को रिजेक्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट थी आपकी क्रिटिकल रीजन की, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो या फिर रिजेक्शन रीजन हो. नेक्स्ट देखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सो द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विद विच द ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, है ना, कि एक आइडिया आप लेके जो चल रहे नल हाइपोथेसिस का, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी कि आप उसको रिजेक्ट करें, दैट इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको आप एग्जैक्टली अल्फा से डेजिग्नेट करते हैं. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. And in framing decision rule, the level of significance is arbitrarily chosen in advance depending on
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टेटिस्टिकल डिसीजन की जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं उनके बेसिस पे आप ये वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करते हैं। जनरली आपको 5% मिलता है या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो, बट समटाइम्स ये ओवर रेंज वैल्यू भी आपको मिल जाती है। बट बेसिकली आप इन्हीं दो आइडियाज के थ्रू जाते हो, ठीक है। जब आप स्टैट्स अप्लाई करोगे, जब आप इसको लाइक रिसर्च के फील्ड में आप जाओगे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप अप्लाई करोगे, तो आप 1% 5% की लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसी चेक करोगे अपने डेटा का, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और है आपकी, ये कॉन्सेप्ट है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, डीएफ की। एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप नल हाइपोथेसिस कैलकुलेट करने जाते हो ना, तो जो नल हाइपोथेसिस का फॉर्मूला होता है, सॉरी, जो काई स्क्वायर टेस्ट आप कैलकुलेट करते हो इस नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को कंफर्म करने के लिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आप सभी ने 12th स्टैंडर्ड में मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी थी, याद है सभी लोगों को? थोड़ा बहुत बताइएगा हाँ या ना। आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस पढ़े होंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस पढ़े होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, है ना। एक 3:1 का रेशियो पढ़ा होगा, एक आप लोगों ने 9:3:3:1 का रेशियो पढ़ा था, ये डाई हाइब्रिड में पढ़ा था, है ना। और ये आपने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड में, याद करिएगा, पढ़ा है सभी लोगों ने, आई एम प्रीटी श्योर, है ना। अभी रिवाइज नहीं किया होगा, हाँ जी अनुष्का, बिल्कुल टॉल एंड शॉर्ट एक्सेट्रा स्टोरी जो आप पढ़ते थे वही कहानी है, ठीक है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ यहाँ पर एग्जैक्टली कि होता क्या है, जब मान लेते हैं जैसे आप मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो जिसमें आपने दो कंट्रास्टिंग ट्रेट ले लिए, ठीक है। दो कंट्रास्टिंग ट्रेट आपने ले लिए, जैसे आप लेते थे कि टॉल प्लांट लिया एंड ड्वार्फ प्लांट लिया, है ना। ऐसे आप बनाते थे जीनोटाइप एक्सेट्रा, रिकॉल कर सकते हैं। फिर आपको ऐसे कुछ मिलता था हेट्रोजाइगोट, इसको आप क्रॉस करते थे, इसको आप F1 बोलते थे, ये पेरेंट प्रोजेनी होती थी। इसको आप क्रॉस करते थे तो आपको चार तरीके के लोग मिल जाते थे, चार ग्रुप मिल जाते थे, जिसमें तरीके तीन मिलते थे आपको, ठीक है। इसको मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इससे जुड़ी है आपकी नल हाइपोथेसिस और काई स्क्वायर की स्टोरी और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। सो ये तीन ग्रुप आपको मिलते थे फिनोटिपिकली, सॉरी फिनोटिपिकली आपको दो ग्रुप मिलते थे और जीनोटिपिकली आपको तीन ग्रुप मिलते थे। बताइए हाँ या ना। अगर मैं इसमें बोलूं कि इसमें फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कितना था, चेहरे भाई कैसे दिखते थे, ये टॉल दिखता था, ये टॉल दिखता था, ये टॉल दिखता था, ये डॉफ दिखता था, हाँ या ना बताइए। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, नहीं तो मैं और एक्सप्लेन करूं। अनुष्का, ज्योतिका, इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? ज्योतिका, है ना। आप रिकॉल कर सकते हैं, कैपिटल टी होता था तो स्मॉल टी को सप्रेस कर देता था और हमें इसका फिनोटाइप मिलता था, इसका एक्सप्रेशन, और वो हमेशा होता था टॉल, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मान लेते हैं हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, मेंडेल सर ने हमें बताया था, उन्होंने पूरे आइडियाज दिए थे, पूरे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसको बाद में उनके मरने के 37-36 ईयर बाद फिर से रीओपन किए गए और सारी चीज़ों को एनालाइज किया गया, तो उनके आइडियाज को एक्सेप्ट किया गया और ये माना गया कि अगर दो ट्रेड्स को लेके हम क्रॉस करेंगे तो जो F2 रेशियो हमें मिलेगा, F1 में तो सभी के सभी टॉल हो जाएंगे, जो F2 रेशियो हमें मिलेगा उसमें जो प्रोजनी है वो 3:1 के फॉर्म में सेग्रीगेट हो जाएंगे, 3 टॉल मिल जाएंगे एंड 1 हमको मिल जाएगा डॉर्फ। इतना पॉइंट क्लियर सभी को? सो दिस इज कंसीडर्ड एज नल हाइपोथेसिस। ये क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी कंट्रास्टिंग ट्रेट को लेके क्रॉस करेंगे तो वी मस्ट गेट 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन। दिस इज ऑल अबाउट नल हाइपोथेसिस आइडिया कि किसी ने क्या किया, मेंडल सर के रिसर्च पेपर पढ़े और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे और उन्होंने देखा भाई जो पी प्लांट था उसके 7 ट्रेट्स में कोई भी ट्रेट हम ले ले XYZ और दो ट्रेट को अगर हम लाइक दो ट्रेड को मिक्स कर दे और हाइब्रिड बनाए तो F2 जनरेशन में हमेशा हमें मिलेगा 3:1 का रेशियो। बट क्या हमेशा ये सही होगा? क्या हमेशा यही चीजें होंगी? नहीं होती है। जब आप जीन इंटरेक्शन पढ़ते हो तो कई बार आपको कुछ वेरिएशंस मिलते हैं। अगर आप रिकॉल करो तो आपने को डोमिनेंस की स्टोरी पढ़ी होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पर आपको पिंक कलर का फ्लावर मिल जाता था या MN ब्लड ग्रुप मिल जाता था, है ना। ये सब 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, MSc में तो डेफिनेटली आप इन्वायरमेंट में स्विच हो गए, बट ये टॉपिक्स आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज आर आइडिया दैट इफ वी क्रॉस टू डिफरेंट ट्रेट्स, टू कंट्रास्टिंग ट्रेट, then our F2 ratio must segregated in 3:1 फॉर्मेट। ये क्या है, हमारी नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस है। अब मान लेते हैं 3:1 में हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना 3:1 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब टोटल जो 40 प्लांट्स थे उसमें 30 प्लांट टॉल थे
एंड 10 प्लांट्स कैसे थे, डॉर्फ थे, हाँ या ना भाई, ये 3:1 का तो रेशियो है 30/10, इजंट इट? 3:1, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। अब ये हमने क्या बोला कि हमने जब कोई भी क्रॉस किया तो हमारा ये अजम्पशन है कि हमें मिलना चाहिए ये रेशियो। मान लेते हैं इन केस हमें मिल गया कुछ ऐसा रेशियो 20:20, आउट ऑफ 40 प्लांट्स हमें मिल गए 20 टॉल और हमें मिल गए 20 डॉर्फ प्लांट। बात आई समझ में? पहले सभी लोग बताइएगा, बात आई समझ में? सो डोंट यू थिंक इट इज अ काइंड ऑफ डेविएशन फ्रॉम आवर ओरिजिनल डेटा? जो हमें मिलना चाहिए था, जो हमारी उम्मीद थी, मतलब वट एवर वी वर एक्सपेक्टिंग इन दिस केस, दैट वॉज 3:1 रेशियो, बट नाउ वी आर गेटिंग 1:1 रेशियो। बात आई समझ में सभी को? फटाफट से चैट बॉक्स में यस नो लिखिएगा कि वी वर सपोज टू गेट दिस 3:1 रेशियो। अगर हम नल हाइपोथेसिस डिजाइन करते बिना एक्सपेरिमेंट के, हम आइडिया लेते कि दो कंट्रास्टिंग ट्रेट को क्रॉस करेंगे तो हमें ये रेशियो मिलना चाहिए, बट हमें मिल रहा है ये रेशियो। सो ये एक डेविएशन है हमारे ओरिजिनल डेटा से, जो हमारी नल हाइपोथेसिस कहती थी उससे हमें क्या मिल रहा है, अंतर मिल रहा है। तो हम बोलते क्या है, इनके लिए दो शब्द हम यूज करते हैं और उन्हीं से अभी हम काई स्क्वायर अप्लाई करेंगे नल हाइपोथेसिस में और ये स्टोरी समझेंगे। तो दो चीजें हम लिखते क्या है, दो शब्द हम ये लिखते हैं कि दिस इज आर एक्सपेक्टेड डेटा, इजंट इट? ये हमारा एक्सपेक्टेड डेटा था, हमें उम्मीद थी कि हमें 3:1 का रेशियो मिलेगा। और व्हाट इज दिस, दिस इज आवर ऑब्जर्व डेटा। बात आई समझ में? ये हमारा ऑब्जर्वेशन और ये हमारी एक्सपेक्टेशन। जैसे आप पढ़ाई 4 घंटे करो, आप सोचो कि हमारा रैंक हमारी आ जाएगी नंबर 3। बात आई समझ में? तो अगर आप पढ़ाई 13 घंटे की करोगे तो शायद आपकी रैंक 3 आ जाए, टॉप 10 आ जाए, है ना? तो उम्मीद और ऑब्जर्वेशन में अंतर मिलेगा कब, जब दोनों चीजें एक जैसी नहीं होंगी। अब अंतर कितना है ये मैटर है कि जो डेविएशन है, डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ओ और ई में, ओ मतलब ऑब्जर्व डेटा एंड ई मींस एक्सपेक्टेड डेटा, ई मींस एक्सपेक्टेड डेटा। तो हमेशा आपको ओ और ई में कुछ अंतर मिलने वाला है। इन केस अगर आपको अंतर मिल रहा है, जो कि मिलता है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आप चेक करते हैं कि भाई जो डेविएशन है ना, जो डिफरेंस हमें मिल रहा है, इसके पीछे कोई फैक्टर काम कर रहा है या बाई चांस है, कि चांस फैक्टर की वजह से ये चेंज हमें मिल गया। तो ये चेक करने के लिए ना आप काई स्क्वायर अप्लाई करते हैं। काई स्क्वायर, इट इज नॉट एक्स एग्जैक्टली, ये काई है, कुछ इस तरीके से आप इसको लिखते हैं। तो एक काई स्क्वायर टेस्ट हम अप्लाई करते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या चेक करते हैं कि जो डेविएशन है हमारा वो वैलिड है या बाई चांस है, कोई चांस फैक्टर की वजह से हो रहा है या फिर ऐसे ही हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आई समझ में सभी लोगों को कि व्हाई डू वी कैलकुलेट काई स्क्वायर विद नल हाइपोथेसिस? कि नल हाइपोथेसिस क्या कह रही थी कि 3:1 रेशियो है और हमें रिजल्ट क्या मिला 1:1। तो हम क्या करेंगे, डी पता करेंगे और डी से हम काई स्क्वायर पता करेंगे। जब काई स्क्वायर हमें पता चल जाएगा तो उसको हम क्रिटिकल जोन से कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमें डिफरेंस मिल रहा है ये बाई चांस मिल रहा है या इसके पीछे कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसे हमें एग्जामिन करने की जरूरत है। क्लियर? इसी के अलावा जो अभी एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस की थी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। देखो डीएफ से इसको शॉर्ट में लिखते हैं एंड फुल फॉर्म इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, राइट? तो जैसे अभी आपने 3:1 रेशियो की बात करी, 3:1 रेशियो में आपने क्या देखा था, इस तरीके का अगर आप बॉक्स बनाओ तो आपने क्या देखा था, आपने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। So we have two groups in terms of phenotype, two classes, isn't it? Can we say this? We have two classes. एक class which consists of taller plants. बताइएगा हाँ या ना, बात आ रही समझ में? और दूसरा क्लास है जिसमें कि है डॉर्फ फिनोटाइप। तो इस पूरे पूरे जो 4 प्रोजनी आपको मिल रही है, इनफैक्ट यू कैन से 4 क्लासेस, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि मेंडल से क्रॉस करते तो 4 ही पौधे मिलते थे, मिलते बहुत सारे थे, वो रेशियो निकालते थे कि कितना रेशियो किसका क्या है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास 2 फिनोटिपिक क्लासेस है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 फिनोटिपिक क्लासेस है, ठीक कह सकते हैं हम। अब हम जब डीएफ निकालते हैं ना, जब डीएफ निकालते हैं दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम क्या करते हैं
नंबर ऑफ क्लासेस, ये जो नंबर ऑफ ग्रुप्स आपको मिलते हैं, नंबर ऑफ कैटेगरी जो आपको मिलती है, इसमें अलग अलग तरीके की फिनोटिपिक क्लासेस -1 कर देते हैं। बात आई समझ में? तो इससे आप डीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर आप जाओगे 9:2, अगर आप जाओगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस याद आ रहा है सभी को? सच्ची सच्ची बताना। डाई हाइब्रिड क्रॉस वेयर वी यूज टू टेक 2 डिफरेंट ट्रेट्स एट ए टाइम। 2 ट्रेट साथ में लेते थे कि अगर 2 प्लांट हैं और उनमें दोनों 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो कंट्रास्टिंग है, अगर उनको हम क्रॉस करें तो हमें F2 रेशियो में कुछ ऐसा मिलता था, 9:3:3:1, मतलब 9 में दोनों जो ट्रेट होते थे वो डोमिनेंट मिलते थे, ठीक है। 3 में एक डोमिनेंट, इसमें दूसरा जो ट्रेट है वो डोमिनेंट होता था और इसमें दोनों के दोनों रिसेसिव होते थे। मतलब हम कह सकते हैं कि दिखने में हमें 4 तरीके के पौधे मिलते थे। फटाफट चैट बॉक्स में लिखिएगा, क्लियर हो रहा है? अगर हम 9:3:3:1 रेशियो की बात करें तो वी आर सपोज टू गेट 4 डिफरेंट फिनोटिपिक क्लासेस, मतलब 4 तरीके के दिखने वाले पौधे हमें मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, 4 क्लासेस हो गई। इफ आई आस्क इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, आप बता सकते हैं? बाकी लोग भी। हाँ जी, बिल्कुल सही, परफेक्ट है ना, कि हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, 4 क्लासेस है, तो आप क्या करते हो, सिंपल ये आप करते हो कि जो फिनोटिपिक क्लासेस हैं माइनस आप 1 कर दे, तो यही तरीका आपका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो अभी हम इसी को एग्जाम्पल लेके जो हम यूज करेंगे काई स्क्वायर, उसको भी सीखेंगे और जो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की कॉन्सेप्ट बताई गई है वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो वापस से आ जाते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दिया गया है कि कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो डेफिनेशन सिंपली आपको दी गई है, इफ द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ वेरिएबल इन रोज और कॉलम, है ना, कि डेटा आपको रोज में भी दिया जा सकता है इस तरीके से, एक ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसको आपको कॉलम में भी दे सकते हैं इस तरीके से, या कई बार डेटा आपको रो कॉलम दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या तरीका होगा आपका डीएफ कैलकुलेट करने का? सो इफ डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ वेरिएबल इन रो और कॉलम, कोई भी एक तरीके से दिया गया है, then the degree of freedom is equal to number of items in the series -1, that is df is equal to n minus 1। बात आ रही समझ में सभी को? where n is the number of observation, कितने कैटेगरी के ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहे हैं उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लोगे df, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, when the number of frequency are put in cells in a contingency table and degree of freedom will be the product of number of rows less 1 and number of column less 1, that is df is equal to r minus 1 and c minus 1, रो माइनस 1 कि रो में जितने नंबर्स है उसमें -1 करोगे, और c -1 मतलब कॉलम में जितने नंबर्स है उनमें माइनस करोगे, एंड प्रोडक्ट आई होप यू आर गेटिंग, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट वर्ड यूज किया गया है, तो r-1 इंटू c-1 से आप इसको कैलकुलेट करोगे, वेयर r इज द नंबर ऑफ रो एंड c इज द नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि वो डिफाइन करेगा कि आपको कितने कैटेगरी के इंडिविजुअल देखने को मिल रहे हैं, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने टाइप का है। बात आई समझ में इतनी सभी लोगों को? तो ये स्टोरी हो गई आपकी कि हम क्यों जो है इसको डीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि कुछ कंडीशंस है काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने की, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं कि हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए, है ना, कुछ नंबर्स आपको दिए गए कि कितने इंडिविजुअल के नंबर्स होंगे तो हम इसको अप्लाई करेंगे, है ना। द टेस्ट इज यूज्ड ओनली फॉर ड्राइंग इंटरफेरेंस ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, मतलब कुछ कंडीशंस आपको दी गई हैं जो फुलफिल होंगी तभी किसी डेटा पर हम ये काई स्क्वायर वैल्यू को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा, जब हमें डेटा दिया होगा तो उन सारी कंडीशंस को हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आएंगे, अब इनका यूज आपको दिया गया, जो काई स्क्वायर टेस्ट हम अप्लाई करते हैं जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसके कुछ आपको एडवांटेजेस दिए गए हैं कि गुडनेस ऑफ फिट पता करने के लिए, कंटिजेंसी काई स्क्वायर टेस्ट एंड होमोजेनिटी को भी पता करने के लिए हम काई स्क्वायर यूज करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स को डिटेल में आपको बताया भी गया। तो फर्स्ट देखिएगा, टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट पियर्सोनियन काई स्क्वायर से हम इसको चेक करते हैं।
So chi-square test is also applied at a test of goodness of fit to determine whether the actual number of frequencies are similar or in good agreement with expected number of frequency, कि जो वैल्यू आपको ऑब्जर्वेशन में मिल रही है क्या वो वैल्यू मैच कर रही है हमारे एक्सपेक्टेड डेटा से। बात आ रही समझ में कि इनमें कितना एग्रीमेंट है, इसमें कितनी सिमिलैरिटी है। इसको इसके लिए आप टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट कैलकुलेट करोगे, जिसमें एक रेंज आपको मिलेगी, जिसके बेसिस पे आप कंक्लूड करोगे कि ये वैलिड है, ये एक्सेप्टेबल है, या फिर ये रिजेक्ट कर देंगे हम और हम ऑल्टरनेट के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज गुडनेस ऑफ फिट, काई स्क्वायर को बोलते हैं, गुडनेस ऑफ फिट भी बोलते हैं। सो नल हाइपोथेसिस अज्यूम फॉर गुडनेस ऑफ फिट। अब देखिए इस पॉइंट को समझिए कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है। वो कहती है कि अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट रेशियो हो, अब मैं इसको आपको बताने की जरूरत नहीं, इसमें अदरवाइज अगर हम लोग क्रॉसेस बनाएंगे तो दैट विल टेक टाइम, आप इसको याद कर लेना, और अगर आप चाहो तो मैं ऐसे भी करके बता दूं। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने अभी ये करके आपको दिखाया प्योर प्लांट में, है ना, तो कुछ इस तरीके से, जस्ट अ मिनट क्रॉस करके बता देते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, अगर हम टॉल प्लांट ले लें, है ना, टॉल प्लांट ले लें और ड्वार्फ प्लांट ले लें, तो कुछ ऐसा जीनोटाइप होगा। एग्री? चैट बॉक्स में यस नो लिखते रहिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो कैपिटल टी स्मॉल टी आप लेते हो, फिर आप इसकी सेल्फिंग करते थे, है ना, सेल्फिंग करते थे तो क्या करते थे, दो इन्हीं की सेल्फिंग करने का मतलब इन्हीं को मेल और इन्हीं को फीमेल आप ट्रीट कर लेते हो। फिर आप कैपिटल टी इस तरीके से आपको F2 प्रोजनी मिल जाती है। ये हो गई F1 प्रोजनी, जो दो पेरेंट को क्रॉस करके P1 और P2 को क्रॉस करके आपने निकाली। फिर F1 जब आपने सेल्फिंग कर दी तो आपको ये F2 प्रोजनी मिल गई। अब F2 में हमने क्या देखा था कि तीन पौधे ऐसे थे जो टॉल थे और एक पौधा ऐसा था जो ड्वार्फ था। एग्री सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं इतनी चीजों में, isn't it? बात आई समझ में? But if I ask what will be the phenotype of capital T and capital T small t, are they similar or different? दोनों के phenotype एक जैसे होंगे या अलग होंगे? बाकी लोग भी बताइएगा भाई। इन दो प्लांट के जिसमें ये जीनोटाइप आपको मिले और ये जीनोटाइप मिले, ये दिखने में एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? दिस इज माई क्वेश्चन। यस अनुष्का, आई एम गेटिंग योर आंसर। बाकी लोग भी सेम टॉल, यस श्रेया। रेस्ट पीपल, सौरभ टॉल, हाँ जी बिल्कुल सही है। आई कुड सी 8 पीपल इन क्लासरूम। ज्योतिका ठीक है, फरहत, झरना, प्राची, ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि बोथ हैज सिमिलर फिनोटाइप, दोनों के दोनों टॉल होंगे। ठीक है, अब मान लें अगर ऐसा कुछ हम माने कि हमें हमारे पास एक टॉल पौधा है, ठीक है, तो आपने कहा कि इसका फिनोटाइप मतलब जो दिखने का इसका अपीयरेंस है, दिखने में कैसा है, टॉल है। अब क्या हम जान सकते हैं कि ये टॉल है कि डॉर्फ, सॉरी हम क्या ये जान सकते हैं कि इसमें अंदर ये है या फिर ये? जैसे किसी भी इंडिविजुअल को आप देखो तो डू वी हैव दैट कैपेसिटी कि हम स्कैनिंग करके उसका जीनोटाइप पता कर लें? आई थिंक वी डोंट हैव, इजंट इट? तो प्लांट अगर आपको दिखने में टॉल दिख रहा है तो आप ये नहीं पता कर सकते कि इसने ये रखा हुआ है या फिर ये रखा हुआ है। बात आई समझ में? ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए कि प्लांट का जीनोटाइप ये है या फिर ये है, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट हमेशा आपको मिलता है 1:1 अगर हम ये वाले इंडिविजुअल को लें। ठीक है, एक दूसरी स्लाइड बनाते हैं। देखो हमारे पास कैपिटल टी था और कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये भी था टॉल और ये भी था टॉल। किसी को किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो प्लीज बताइएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स आपने 12th में पढ़े होंगे, मे बी उसके बाद ना पढ़े हो। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट है तो आपको समझनी है। सो कैपिटल टी भी टॉल होगा एंड कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होगा। अब हमें कैसे पता चले कि हमारे पास ये वाला है कि ये वाला है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया आता था जिसको हम बोलते थे टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते थे? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में हम करते क्या थे, देखिएगा कैपिटल टी
और स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, हमने किया क्या कि जो दोनों हमारे पास ग्रुप थे टॉल दिखने वाले, उनको हमने क्या किया, जो रिसेसिव पेरेंट था, कैन वी से रिसेसिव पेरेंट, जो डॉर्फ पौधा होगा वो रिसेसिव माना जाता था ना, और जो टॉल वाला होता था वो डोमिनेंट माना जाता था, याद है ना सभी को। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों इंडिविजुअल को बिना जाने सुने कुछ बिना किए पेरेंट प्लांट एंड F1 से टेस्ट, हाँ जी बिल्कुल, पेरेंट प्लांट को हम F1 से टेस्ट करेंगे। सो F1 यहाँ पर हमारे पास तो केवल इंडिविजुअल है उसका, तो हम F1 बोले या हम बोले कि जो भी हमारे पास जीनोटाइप है उससे हम पेरेंट को क्रॉस करेंगे, बट पेरेंट शुड बी रिसेसिव वन, ठीक है, पेरेंट शुड बी रिसेसिव वन। तो अब अगर इस कंडीशन में आप देखेंगे तो विल गेट ऑल द टॉल फिनोटाइप, इजंट इट, ऑल द प्लांट्स विल बी टॉलर, बताइए हाँ या ना। भाई कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी सब में मिल जाएगा, एंड इफ वी हैव सिंगल कैपिटल टी, सो दिस इज डोमिनेंट अलील ओवर दिस स्मॉल टी, हेंस विल गेट डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब टॉल फिनोटाइप हमें मिलेगा। बट इन दिस केस क्या मिलेगा हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर मैं इसका रेशियो आपसे पूछूं, ये कंडीशन नंबर 2 जो आपको दिख रही है इधर वाली, इसका रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉल और डॉर्फ रेशियो हमें क्या मिलेगा, वेरी गुड, 1:1, बिल्कुल सही है, 1:1 मिल रहा है। ये टॉल मिल गए हमें और ये वाले हमें कैसे मिल गए, डॉर्फ मिल गए, कोई समस्या ही नहीं है, क्या मिला, 1:1 मिल गया। ये टॉल मिल गए और ये मिल गया हमें डॉर्फ मिल गया, क्लियर है। व्हाट अबाउट दिस केस, ऑल प्लांट्स विल बी टॉल, ऑल प्लांट्स आर टॉल, इजंट इट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोजनी का हमें जीनोटाइप नहीं पता कि ये कैपिटल टी होमोजाइगस है या कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल टी से अगर हम क्रॉस कर देंगे और अगर हमें 1:1 के रेशियो में टॉल एंड डॉर्फ मिले तो हम कहेंगे कि जो हमारा इंडिविजुअल था इट वाज हेट्रोजाइगस इन नेचर। एंड इफ वी आर गेटिंग ऑल ट्रेट इन डोमिनेंट फॉर्मेट, देन वी कैन से हमारा जो इंडिविजुअल था वो कैसा था, होमोजाइगस डोमिनेंट था। मुझे बताइएगा ये कहानी आई समझ में सभी को, श्रेया, अनुष्का, सभी को क्लियर है ना, ठीक है। तो अब वापस से आएंगे और देखेंगे कि जो यहाँ पर लाइन आपको मिली थी लिखी हुई अभी कि 1:1 मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, कि ये क्या कहता है, जो गुडनेस ऑफ फिट है वो क्या कहता है कि अगर हमें टेस्ट क्रॉस है कर रहे हैं हम, तो हमें मिलना चाहिए 1:1 रेशियो, हमें क्या मिलना चाहिए, 1:1 रेशियो। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, बट हमें हो सकता है इससे डिफरेंट रिजल्ट मिले, अगर कोई डेविएशन हो गया, अगर कोई फ्लक्चुएशन हो, अगर हमारी नल हाइपोथेसिस सही नहीं है, ठीक है। सो नल हाइपोथेसिस अज्यूम फॉर गुडनेस ऑफ फिट, कि अगर नल हाइपोथेसिस को हम करेक्ट माने तो हमारा जो डेटा आना चाहिए वो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हमें रिजल्ट 1:1 का ही मिलना चाहिए, लेकिन इससे डिफरेंस हो सकता है, 3:1 मिलना चाहिए हमें सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 में, मैंने अभी करके दिखाया आपको। सेकंड 9:3:3:1 हमें मिलना चाहिए सिंपल मेंडेलियन डाई हाइब्रिड रेशियो, जहां पर हम दो ट्रेड को एक साथ लेके चलते हैं। और अगर हम डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो देखें तो हमें 1:1:1:1 का मिलना है, जैसे हमें 1:1 मिलता है एक ट्रेड में, वैसे जब हम दो ट्रेड लेके चलते हैं तो हमारे जो ग्रुप्स हैं वो 4 फिनोटिपिक क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं, तो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो डेटा हमारा निकल के आए वो इसी डेटा में फिट हो जाए, और अगर ऐसा नहीं है मतलब कि डिफरेंस है हमारी अजम्पशन और हमारी ऑब्जर्वेशन में, और अगर डिफरेंस है तो हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो डेविएशन है वो वैलिड है या नहीं। इतनी बात सभी को आई समझ में, बताइएगा, है ना। आगे बढ़े तो ये नाम याद रखिएगा, गुडनेस ऑफ फिट हम इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट आएंगे और इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कि जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें, दो ही कंडीशन हो सकती है, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे तो ऑल्टरनेट तक जाएंगे ही नहीं, और अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे देन डेफिनेटली विल ट्राई फॉर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इस एक्सेप्टेंस में या इस रिजेक्शन की प्रोसेस में कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाए या फिर इसको रिजेक्ट किया जाए, कई बार गलतियां होती हैं, और गलतियों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एरर यूज करते हैं, तो वही यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। अब गलतियां दो तरीके से हो सकती है, गलती क्या हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है। एक क्या हो सकता है
कि जैसे सिंपल समझो, एक देखिए हमारे पास क्या है, सॉरी जस्ट अ मिनट, इसको ठीक है, हमारे पास है नल हाइपोथेसिस। ठीक, पहले तो कंडीशन समझिए, हमारे पास है नल हाइपोथेसिस और हमारे पास हो सकती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं ये मानूं कि हम नल हाइपोथेसिस को कर रहे हैं एक्सेप्ट, तो अंडरस्टूड है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं होगी। अगर हमने इसको कर दिया रिजेक्ट तो नल हाइपोथेसिस आ जाएगी, फिर नल हाइपोथेसिस आपकी सही होगी। ये बेसिक रूल था जो हमने अभी सीखा। ठीक है, अब इसी से जुड़े हैं दो तरीके की एरर। मान लेते हैं, कंडीशन मान लेते हैं कि एक कंडीशन नंबर 1 थी जहां पर हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी, नल हाइपोथेसिस जो थी इट वाज राइट, ये सही थी। ठीक है, लेकिन हमने इसको बाय मिस्टेक क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब सोचिए हमने कितनी बड़ी ब्लंडर कर दी कि जो हमारा अजम्पशन था वो सही था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो गलती हुई, जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो गलत मिलेगा, हाँ या ना। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, टाइप 1 एरर बोलते हैं कि टाइप 1 एरर इज कमिटेड व्हेन ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं नहीं ये हाइपोथेसिस सही नहीं है और उसमें हमने क्या किया, इस सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया। सो दिस इज कंसीडर्ड एज टाइप 1 एरर एंड ये ज्यादा परेशानी करती है, ये आपको ज्यादा गलत डेटा देती है, मतलब ये बिगर एरर है, ये ब्लंडर है, राइट। एंड वी कैन हैव सेकंड काइंड ऑफ एरर एज वेल, दैट इज नोन एज टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 2 एरर में हम क्या करेंगे, गलत नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, रॉन्ग नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी एक तरीके की मिस्टेक है, हमें ना गलत हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, ना ही हमें सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। तो वही आपको बताया गया कि द डिसीजन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस is made on the basis of a sample from population and hence an element of uncertainty is always involved in both in such decision। क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उससे कुछ सैंपल से हम ये एनालिसिस करते हैं, तो कई बार हम सही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और कई बार हम गलत कंक्लूजन पे भी पहुंच जाते हैं, मतलब जो एरर के चांसेस है वो हमेशा रहते हैं यहाँ पर। सो टू टाइप्स ऑफ एरर आर लाइकली टू बी कमिटेड इन द प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर इज कमिटेड व्हेन ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, इसको मार्क कर लीजिएगा, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एरर इज टर्म्ड एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट एंड विल बी डिनोटेड बाय अल्फा। और जो टाइप 2 एरर है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इज ऑल्सो टर्म्ड एज इट्स साइज। Contrary to this, type 2 error is committed when false null hypothesis is accepted। ठीक है, कि हमने डेटा को इवेलुएट नहीं किया, डेटा को हमने रीचेक नहीं किया और हमने एक गलत नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज डिनोटेड बाय बीटा। तो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है कि टाइप 1 एरर कमिट कब होती है, टाइप 1 एरर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड टाइप 2 एरर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और टाइप 2 एरर हम कब कमिट करते हैं। दोनों पॉइंट्स क्लियर, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। तो अभी हम लोग जो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी क्रिटिकल रेंज, क्रिटिकल रीजन या फिर एक्सेप्टेंस रीजन या रिजेक्शन रीजन की बात करी थी, वो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एग्जैक्टली जो आपका डेटा है, जो वैल्यू आपको मिलेगी ना, उसमें कब आप डेटा को एक्सेप्ट करेंगे और कब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो एक रीजन आपको बताया गया है कि टू टेल टू वन टेल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। दो रीजन आपको मिलेंगे, रिजेक्शन के या फिर सिंगल रीजन मिलेगा। सो ए टू टेल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जो टू टेल्ड हाइपोथेसिस वो क्या कहती है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी इफ द सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज सिग्निफिकेंटली हायर देन और लोअर देन। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो आपको एक रीजन दिया गया है, दिस एंड दिस जोन। तो ये आपकी मिड वैल्यू है, ये आपकी मिड वैल्यू है। अगर आपका डेटा कहीं यहाँ से यहाँ तक के रीजन में आएगा तो आप नल हाइपोथेसिस को करने वाले हो एक्सेप्ट,
बट इफ वी गेट वैल्यू लोअर देन दिस वैल्यू एज वेल एज हायर देन दिस वैल्यू, जो एक्सट्रीम रेंज में आएगा, एक्सट्रीम रेंज का मतलब इधर एक्सट्रीम लोअर और एक्सट्रीम हायर वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे. सो हायर देन द लोअर और हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन पैरामीटर, this thus in two-tailed hypothesis the rejection region is located on both the tails, left tail and right tail. जैसे मैंने आपको स्क्यूनेस पढ़ाई थी, याद है? अच्छा, राइट टेल हमें किस कंडीशन में मिलती थी, पॉजिटिव स्क्यूनेस में या नेगेटिव स्क्यूनेस में, याद है किसी को? राइट साइड में टेल हमें किस उसमें मिलती थी, इज इट पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस? कौन सा पैरामीटर आपका हाईएस्ट होता था पॉजिटिव स्क्यूनेस में? इज इट मीन और मोड? क्या होता था रिलेशनशिप? यस, हाँ जी सही है. मीन इज हायर, ठीक है, करेक्ट. अगर हमें मीजोकर्टिक से मोर पीक डेटा मिलेगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ी थी ना, मीजोकर्टिक, लेप्टो एंड प्लैटिकर्टिक. यस, ज्योतिका, अनुष्का, सौरभ, बढ़िया. इट इज लेप्टोकर्टिक अगर डेटा आपका ज्यादा पीक्ड होगा. चलिए, बेहतर रिवीजन करते रहिए. थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं तो थ्योरी को खूब रीड करते रहिए, ठीक है. चलिए, अच्छी बात है, कुछ रिवीजन किया है आप लोगों ने. ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई आपकी टू टेल्ड हाइपोथेसिस की, जहां पर आपने देखा किस किस रीजन में वैल्यू आपको मिलेगी तो आप इसको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे, और किस जोन में आपकी वैल्यू होगी तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे. सिमिलरली अगर हम एक वन टेल हाइपोथेसिस को कंसीडर करते हैं तो वहां पर रिजेक्शन रीजन आपको एक साइड में मिलता है, चाहे वो लोअर हो या फिर हाइयर साइड हो. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थी आपकी टू टेल हाइपोथेसिस और वन टेल हाइपोथेसिस की. ठीक है, इसके साथ हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कुछ कुछ कनेक्शन अभी आपको पीछे के कॉन्सेप्ट से भी देखने को मिलेगा. जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था, मीन की कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, मीन डेविएशन पढ़ा था, उससे रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगी. ठीक है, अभी हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस कंप्लीट की. अब जो अलग अलग तरीके टेस्ट हम देखेंगे, सिग्निफिकेंट टेस्ट, चाहे हम टी टेस्ट की बात करें या फिर हम एफ टेस्ट की बात करें, जेड टेस्ट की बात करें, है ना, तो कई, या एनोवा टेस्ट है, तो उन सबके फॉर्मेट अभी यहाँ पर मिलेंगे आपको, जिसमें कुछ के फॉर्मूले आप एज इट इज मेमोराइज करेंगे. क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं ना, स्टेटमेंट वाले मिलते हैं, और कई बार उस स्टेटमेंट पे आपको फॉर्मूला भी दे दिया आता है ना, कि इसको आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इन फॉर्मूले पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे. तो फर्स्ट है आपका स्टूडेंट टी टेस्ट. स्टूडेंट टी टेस्ट, this test is mainly used for the small population having sample size 30 और less than that. ये कहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं? और लेस द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज अननोन. कंडीशन नंबर 2 क्या है कि जो एसडी की वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू है, वो नोन नहीं है. एंड द टी स्टेटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज टी इज इक्वल टू काई, सॉरी, एक्स बार, दिस इज मीन. याद करिएगा, एंड ये भी मीन की वैल्यू है अपॉन एस अंडर रूट एन. एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो एक्स इज मीन ऑफ सैंपल. देखिए, एक पॉपुलेशन होगा, है ना, जिसमें बहुत सारे सैंपल्स होंगे, और उसमें आप कुछ कुछ कैटेगरी को लेके सैंपल निकालेंगे, है ना. तो ये आपको दिया गया एक्चुअल मीन ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. जैसे आपको दिया जाएगा कि 100 की पॉपुलेशन थी, उसमें से आपने 20 के सैंपल्स निकाले, तो 20 का मीन आपको एक्स बार दे दिया गया और इसका आपको वाई बार दे दिया गया. बात आई समझ में? तो इसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो और इसको आप एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हो. मैंने पहले भी इसको आपको बताया है, कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे, रिकॉल कर पा रहे? कंफ्यूज मत करिएगा. हम हमेशा क्या करते हैं, पॉपुलेशन से सैम्पलिंग करते हैं. तो पॉपुलेशन बड़ी होगी, उसका कोई एक पर्टिकुलर मीन होगा, और जो सैंपल आप उससे निकालेंगे उसका एक मीन होगा. ठीक है, तो वही आपको दिया गया कि मीन ऑफ सैंपल एंड एक्चुअल मीन ऑफ पॉपुलेशन, एन इज डेफिनेटली सैंपल साइज एंड एस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो ये स्टोरी हमें मतलब ये टेस्ट हम अप्लाई करेंगे. अगर एस हमें कैलकुलेट करना, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, जो एस टी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, अब इसके दो टाइप्स आपको दिए गए हैं, एक अनपेयर टी टेस्ट होता है, एक पेयर टी टेस्ट होता है, और इसका क्राइटेरिया भी आपको दिया गया है कि हम कब टी टेस्ट अप्लाई करते हैं. रैंडम सैंपल्स होने चाहिए, जिस पॉपुलेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं उससे हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, फिक्स सैम्पलिंग नहीं होगी.
For testing the equality of two population means the population variance are regarded as equal and the samples are less than 30. In case of two samples some adjustment in degree of freedom for t are made. तो ये सारी कुछ conditions आपको दी गई हैं जो अप्लाई होंगी अगर हम इस टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर आपको इनकी भी डेफिनेशन दी गई है। इस पे एक आध बार क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा गया है कि ये किस में आते हैं, आधे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो अनपेयर्ड एंड पेयर्ड टी टेस्ट आपको मिलता है, सिग्निफिकेंट टेस्ट जिसको आप बोलते हैं, उनमें से कौन सा आपका पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ टेबल बनाई है आप लोगों ने या नहीं। हम लोगों ने पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़ा था इससे पहले, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में, ठीक है। याद करिएगा, अभी कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी एक दिन सारे जो बिल्कुल थ्योरेटिकल वाले हैं, तो उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। कई सारे नाम आपको मैंने दिए थे, कई सारे पैरामीट्रिक के और नॉन पैरामीट्रिक भी कई सारे बड़े अलग अलग से नाम थे, है ना, तो उनको थोड़ा सा याद करिएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए अनपेयर टी टेस्ट। दिस टेस्ट इज अप्लाइड टू अनपेयर डेटा। अनपेयर डेटा ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे एक पेयर डेटा का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट डेटा, कोई वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वैसा डेटा अगर हम नहीं लेके चल रहे हैं, अगर हम इंडिपेंडेंट डेटा लेके चल रहे हैं, मेड ऑन इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, नाम से आपको पता चल रहा है कि पेयरिंग नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और सैंपल ड्रॉन्स फ्रॉम टू पॉपुलेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनपेयर टी टेस्ट बोलेंगे। एंड पेयर टी टेस्ट इज अप्लाइड टू पेयर डेटा ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वन सैंपल ओनली व्हेन ईच इंडिविजुअल गिव्स ए पेयर ऑब्जर्वेशन, कि हर इंडिविजुअल के आपको ग्रुप में रिजल्ट्स मिलेंगे। टू स्टडी द रोल ऑफ फैक्टर और कॉज व्हेन ऑब्जर्वेशन आर मेड बिफोर एंड आफ्टर आफ्टर इट्स प्ले, कि किसी भी, है ना, किसी भी एक्स वाई जेड फैक्टर का अगर आउटकम या उसका आपको इम्पैक्ट देखना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ टू ड्रग्स गिवन द सेम पर्सन, कि किसी भी एक इंडिविजुअल को कोई दो ड्रग दी गई है एक्स और वाई, और उनका रिलेटिव इन्फ्लुएंस आपको चेक करना है। टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ टू डिफरेंट लेबोरेटरी टेक्निक, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट पे दो डिफरेंट टेक्निक को आप अप्लाई करके उसके रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। टू कंपेयर ऑब्जर्वेशन मेड एट टू डिफरेंट साइट्स इन द सेम बॉडी, ठीक है। तो इसमें भी सेम इंडिविजुअल पे आप दो अलग साइट पे टेस्ट अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस हो जाएंगी पेयर डेटा की, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला आपको दिया गया कॉन्फिडेंस लिमिट। इस पे अभी तो रिसेंटली नहीं पूछे गए हैं, बट पहले इस फॉर्मूले पे कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछ ले आते थे कि जो कॉन्फिडेंस लिमिट है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपको सारी वैल्यूज दी जाती हैं और कॉन्फिडेंस लिमिट आप कैलकुलेट करते हो। देखो ये जो वैल्यूज दी है ना आपको, एक्स बार दैट इज मीन, है ना, ये आपका एस डी है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका एन है नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये 0.5 पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप निकालते हो 5% या 1% पे, ये वैल्यू आपको दी होती है 2.25 या 0.5 समथिंग लाइक दैट। ये वैल्यूज आपको पूरी दी होती है और आप कॉन्फिडेंस लिमिट कैलकुलेट करते हो। मुझे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स में आगे आपको करा दूंगी, ठीक है। ये मतलब एग्जैक्टली आपको इसमें कुछ रटना नहीं है, ऐसा ये वैल्यूज आपको दी जाएंगी। कोई भी आप 0.5 या 1% की कभी भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप रटते नहीं हो, वो क्वेश्चंस में आपको दिया होता है। कई बार 0.05 देंगे, कई बार आपको 1% पे देंगे, तो वो वैल्यूज जनरली क्वेश्चंस में आपको दी होती हैं, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला जरूर से याद रखना होगा कि हम कॉन्फिडेंस लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक्स बार जो मीन को रिप्रेजेंट करता है प्लस माइनस एस अंडर रूट एन एंड टी 0.05, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज मिलती हैं। जब आप कॉन्फिडेंस लिमिट कैलकुलेट करते हो ना तो आपको दो वैल्यूज मिलती, क्यों मिलती, जैसे अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पर रख के देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। देखिए अगर हम इसकी वैल्यू को ध्यान से देखें, मान लेते हैं इसको हमने 2 कर दिया, ठीक है, सपोज प्लस माइनस मैंने इसको मान लेते हैं 0.2 कर दिया, है ना, अंडर रूट मान लेते हैं हमने इसको 16 कर दिया, और इसकी वैल्यू हमने मान ली सपोज 0.5, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस इसको सॉल्व करना 0.2 अपॉन ये 4 हो जाएगा इंटू 0.5, ठीक है। और अब मान लेते हैं इसको सॉल्व किया हमने और हमें कोई वैल्यू मिल गई x सपोज, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस एक्स करेंगे और 2 माइनस एक्स करेंगे, हाँ या ना, बात आई समझ में सभी को। क्योंकि हम रेंज लेंगे ना, कॉन्फिडेंस लिमिट लेंगे तो एक हमें लोअर और एक हमें हायर लिमिट मिलेगी। तो हमेशा जब आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी कि फ्रॉम दिस टू दिस डेटा। रीजन ये कि यहाँ पर हम प्लस माइनस एस डी में हमेशा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं आपको करा दूंगी तो आपको और आइडिया हो जाएगा। फिर आपको कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के,
टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन ऑफ रैंडम सैंपल के मीन को चेक करने के लिए, टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल, और ये लाइन पूछी जाती है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में ये फॉर्मूले कम पूछे गए, ये लाइन पूछी जाती है कि हम टी टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस क्या है इसके, इसके एग्जैक्ट यूसेस क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू डिपेंडेंट सैंपल, मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल, मीन ऑफ रैंडम सैंपल की किसी भी पॉपुलेशन से हमने दो रैंडम सैंपल निकाले या हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल को निकाल ले रहे हैं तो उनका मीन का डिफरेंस हम पता कर सकते हैं, या दो डिपेंडेंट सैंपल को निकाल रहे हैं तो उनका हम चेक कर सकते हैं, एज वेल एज टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कि दो में जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसको ही पता करने के लिए हम सिग्निफिकेंस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को, बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आएंगे और जो काई स्क्वायर टेस्ट है जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे थे विद नल हाइपोथेसिस, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पे भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, बेसिकली थियरी वाले, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए हैं इस फॉर्मूले पे, नॉट दिस, इस फॉर्मूले पे नहीं, जो गुडनेस ऑफ फिट में आप अप्लाई करते हो दिस वन, इस पे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं न्यूमेरिकल्स बढ़िया, जिसमें आपको ये वैल्यू दी जाएगी, प्रॉपर ये वैल्यू दी जाएगी और आपको काई स्क्वायर पता करना होता है। ठीक है, जो मैं कराऊंगी आगे, अभी आप इस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करिएगा। अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कराऊंगी, मैं आपको पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस कराऊंगी, जो नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रॉब्ली होगी उसमें हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, और जितने भी टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही मिलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे। ठीक है, अभी देखिए उन्होंने, अगर आप यूजीसी का पेपर देखो तो मोर और लेस अभी फोकस उनका ज्यादा होता है थ्योरी पे, है ना, लेकिन यू नेवर नो कब वो न्यूमेरिकल भी उठा के दे दे। तो जितने न्यूमेरिकल्स अभी तक आए हैं एटलीस्ट उनका पैटर्न तो आप समझ ही के रखो, है ना, उनके पीवाईक्यूज करके रखो कि इनकेस अगर उस तरीके का कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप कर पाओ, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सो काई स्क्वायर टेस्ट की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काई स्क्वायर को समझो आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमेशा जब कोई भी एक्सपेरिमेंट आप लेके चलते हो और मान लेते हैं उससे रिलेटेड कोई डेटा अवेलेबल है, ठीक है, तो एक आपके दिमाग में अजम्पशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है जो आपको ऑब्जर्वेशन मिलती है, जैसे एक आपने सोचा कि हमें मिलेंगे 120 मार्क्स, ठीक है, तो दिस इज योर एक्सपेक्टेशन। अब आपकी प्रिपरेशन कितनी है वो बताएगी ना कि आपको 100 मार्क्स मिले या आप 135 पे पहुंच गए। तो ऑब्जर्वेशन 120 भी हो सकती है, बिलो 120 भी हो सकती है और अबव 120 भी हो सकती है। एग्री सभी लोग? ये तो डिसाइड करेगा ना कि आपके एफर्ट्स कैसे रहे, जो एक्सपेरिमेंट ड्रॉ किया गया, जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया उसको किस तरीके से रन किया गया, वो डिसाइड करेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन के सिमिलर आपको रिजल्ट मिल रहा है, इक्विवेलेंट, या आपको इससे लेस रिजल्ट मिल रहा है, या इससे आपको हाई रिजल्ट मिल रहा है। मतलब ये है कहानी किसकी, डेविएशन की, और ये कहानी है नो डेविएशन की। अगर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेक्टेशन में कोई डिफरेंस नहीं है तो डेविएशन की वैल्यू 0 निकल के आती है। ठीक है, और जितना ही हाई या लो साइड पे आप लेके जाओगे तो डेफिनेटली उतना हमें डेविएशन मिलेगा। ठीक है, सो इसी को चेक करने के लिए हम काई स्क्वायर रन करते हैं। सो इट इज स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन्वॉल्व द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी which is used to compare an observed ratio with an expected और theoretical ratio। बात आई समझ में सभी को कि जो एक्सपेक्टेड डेटा हमारा था थ्योरी से या फिर रिव्यू लिटरेचर से, जो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे रिजल्ट का कंक्लूजन ये होना चाहिए, दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन, या ये थ्योरेटिकल नॉलेज है जिसको हम सोच रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ मिलना चाहिए, बट मे बी वी आर नॉट गेटिंग सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट। दैट मीन्स हमारा जो ऑब्जर्वेशन है इट कुड बी सिमिलर एज वेल एज इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेड डेटा। बात आई समझ में? सो एंड टू डिटरमिन हाउ क्लोजली द फॉर्मर फिट्स द लैटर, so the measure of chi-square enable us to find out degree of discrepancy। ठीक है, कि एग्जैक्टली जो आपको डिफरेंस मिल रहा है ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेशन में कितना है, क्यों है। ठीक है, सो वी ट्राई टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एंड thus determine whether the discrepancy between observed and theoretical frequency is due to error of sampling और ड्यू टू चांस, कि ये सैम्पलिंग में एरर, रिजल्ट के कैलकुलेशन में एरर हो रहा है, और इट इज सिंपली ड्यू टू बाय चांस।
चांस फैक्टर से हो रहा है या फिर इसमें कोई सैम्पलिंग एरर है, ये हम चेक करेंगे। इतनी बात आई समझ में कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास में थी, उन दोनों में कोई समानता है या फिर कोई डिफरेंस है, इस चीज को हम चेक करने के लिए काई स्क्वायर अप्लाई करेंगे। So the chi-square is computed on the basis of frequency in the sample, and thus the value of chi-square so obtained is statistic, and chi-square is not a parametric test. Chi-square is not a parametric test and its value is not derived from observation in a population, hence chi-square test is non-parametric। ये लाइन भी पूछी गई आपके एग्जाम में कि ये पैरामीट्रिक होता है या फिर नॉन पैरामीट्रिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काई स्क्वायर एक सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए दिया गया है कि अगर कोई सिंगल पॉपुलेशन है उसको अगर आपको चेक करना है तो आप कुछ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, काई स्क्वायर समेशन n-1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों आप लेंगे। स्टैंडर्डाइज काई स्क्वायर वेरिएबल दिस वन, एंड सैंपल साइज हो गया n-1 आप लेते हो, ये हो गया सैंपल वेरिएंस आपका, और सिग्मा हो गया पॉपुलेशन वेरिएंस। ये सैंपल वेरिएंस और ये पॉपुलेशन वेरिएंस हो गया। तो ये डेटा अगर आपके पास में पता होगा तो आप काई स्क्वायर पता कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले पे आया था, ठीक है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 2 बार इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल्स, और एक बार आई थिंक थियरी में भी ये लाइन पूछी गई थी आपके एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चंस आगे करेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो नेक्स्ट देखिए काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, जिसकी अभी हम लोग नल हाइपोथेसिस में स्टोरी डिस्कस कर रहे थे। सो काई स्क्वायर टेस्ट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इन स्टैटिस्टिकल वर्क। काफी सारे ऑब्जर्वेशन में, काफी सारे रिजल्ट्स को कंक्लूड करने में आप इसको यूज करते हो। सो द क्वांटिटी काई स्क्वायर डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन थियरी एंड ऑब्जर्वेशन, कि जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी काई स्क्वायर की, ठीक है, ये वैल्यू आपको बताने वाली है कि हमारा जो डेटा है या हमारे जो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड डेटा में डिफरेंस है वो कितना है, वैलिड है या नहीं है, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड बाय काई स्क्वायर समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। ओ क्या है, ऑब्जर्व डेविएशन है, आपको दिया गया ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, और ई क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मतलब ये आपका ऑब्जर्व डेटा था। जैसे अभी आपने जब पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो 3:1 it was all observed data, sorry it was all expected data, and अगर हमें मिल जाता 2:2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंपल, तो क्या हो जाता, ये 1:1 हो जाता। तो ये हमारा क्या होता, ये हमारा ऑब्जर्व डेटा होता। बात आई समझ में सभी को, है ना। तो ये डिफरेंस आप इससे कैलकुलेट करेंगे। ये जनरली आपको ऐसे नहीं दिया होगा, ये जनरली आपको नंबर में दिया होगा कि मान लेते 120 फिशेस थी, और आप ये इमेजिन कर रहे थे कि आपको 100 फिशेस मिलेंगी पॉन्ड में, और आपको मिल गई 120 फिशेस, है ना, या आपको मिल गई 110 फिशेस, या आपको मिल गई 80 फिशेस। तो इस तरीके से डेटा आपको दिया जाएगा कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी और ये आपका ऑब्जर्वेशन है। फिर आप ओ माइनस ई कैलकुलेट करोगे, आप डी कैलकुलेट करोगे, फिर इससे आप काई स्क्वायर पता करोगे, ठीक है। सो इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एंड अगर आपको देखिए इन द केस वेयर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, तो वहां पर आप आर टी इंटू सी टी अपॉन एन से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आर टी लो द टोटल, द रो टोटल ऑफ रो कंटेनिंग द सेल, एंड सी टी कॉलम टोटल। हालांकि इतना डेप्थ में आपसे नहीं पूछा गया है कि कोई टेबल बना के आपको कैलकुलेट करना पड़े, बट डायरेक्टली आपसे पूछा गया है वैल्यूज को डायरेक्टली देके कि आप किस तरीके से काई स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूसेस, है ना, किन किन जगह पर आप काई स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट देखिए काई स्क्वायर टेस्ट एज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, by this we can find out whether two or more attributes are associated or not, that is they are related or independent। ये हम ये चेक कर सकते हैं कि जो दो डेटा हैं, जो दो फैक्टर्स है, आर दे रिलेटेड और नॉट। सेकेंड है काई स्क्वायर एज ए टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। अभी आपने देखा कि ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड में डिफरेंस है तो कितना है, क्यों है, उसको भी आप इससे चेक कर सकते हैं, बिकॉज इट enables us to ascertain how appropriately the theoretical distribution such as binomial, Poisson, normal, etc. fit empirical distribution, that is those obtained from sample data। कि जो सैंपल हमें मिल रहा है या जो हमारा ऑब्जर्वेशन है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी भी तरीके का रिजल्ट हो, वो हमारे एक्सपेक्टेड डेटा से कितना सिमिलर है, कितना डिस्क्रिपेंसी आपको मिल रही है। लास्ट वन काई स्क्वायर टेस्ट एज टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। By this it can be determined whether the two or more independent random samples are drawn from सेम पॉपुलेशन,
और फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन, कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आप कंसीडर कर रहे हो, जो दो सैंपल आप ले रहे हो, वो सेम पॉपुलेशन से लिए गए या डिफरेंट पॉपुलेशन से लिए गए हैं, तो उनकी होमोजेनिटी को आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर। ठीक है, मुझे बताइएगा इतनी चीजें क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट जो लाइनें आपको मिली है यहाँ पर, इन पे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए कि व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन कैन वी अप्लाई दिस काई स्क्वायर टेस्ट। तो इसमें भी जो कंडीशंस आपको दी गई है कि n द टोटल फ्रीक्वेंसी अबाउट द रीजनेबल लार्ज से ग्रेटर देन 50, कितने हमें ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए। No theoretical self frequency should be less than 5, and if it is less than 5 the frequency should be pooled together in order to make it 5 or more, है ना, कि कितनी हमें फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए एक ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच मेक अप द सैंपल फॉर दिस टेस्ट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, जितने भी सैंपल हम ड्रॉ कर रहे हैं दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। काई स्क्वायर टेस्ट इज होलली डिपेंडेंट ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आपने देखा, अगर आप डीएफ कैलकुलेट नहीं करेंगे तो काई स्क्वायर की वैल्यू को आप सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको क्लास नहीं पता होगी कि फिनोटिपिक क्लास आपको कितनी मिल रही है, तो आप आगे का कैलकुलेशन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे जेड टेस्ट। इस पे भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो इसकी भी डेफिनेशन प्लस ऑब्वियसली फॉर्मूला भी याद रखिएगा, फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। बट अभी तक जहाँ तक मुझे याद है, एफ टेस्ट पे, जेड टेस्ट पे, काई स्क्वायर टेस्ट पे, है ना, इन सब पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस तरीके से आप जाके देखेंगे अपनी एमसीक्यू उठा के, आगे नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी भी, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे काई स्क्वायर, या आपको लाइक इस तरीके से जेड टेस्ट, है ना, या आपको एफ टेस्ट दे दिया गया और यहाँ पर इनके एप्लीकेशन दे दिए गए कि इन टेस्ट को हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो जितने भी एप्लीकेशन पार्ट है, जो इनके यूजेस दिए गए हैं, उनको जरूर से अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आएंगे जेड टेस्ट इज यूज फॉर टेस्टिंग द मीन ऑफ पॉपुलेशन वर्सेज स्टैंडर्ड और कंपेयरिंग द मीन ऑफ टू पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको आप पहले मार्क करेंगे कि हम कैसे पॉपुलेशन मीन के कंपैरिजन में इसको यूज करते हैं। विद लार्ज n शुड बी ग्रेटर देन 30, ये कंडीशन है। सैंपल whether you know the population standard deviation or not, SD known हो या unknown हो, दोनों कंडीशन से अप्लाई करेंगे। It is also used for testing the proportion of some characteristics versus standard proportion and comparing the proportion of two population, comparing the average engineering salaries of men versus women, दो डेटा आपका होगा, and it is measured in terms of SD and indicates how much an observation is bigger or smaller than mean in units of SD. So Z is the ratio of ऑब्जर्वेशन माइनस मीन अपॉन SD। तो SD का कैलकुलेशन आपको करना होगा, तब आप Z कैलकुलेट करोगे। मुझे जहाँ तक याद है, कुछ एग्जाम्स में बहुत पहले, अभी रिसेंट में तो नहीं, कभी कभी आपको पूरा डेटा लाइक सैंपल से लेके, सैंपल मीन से लेके आपको पूरा डेटा दिया होता था, और आपको SD कैलकुलेट करने के बाद Z की वैल्यू कैलकुलेट करने को एक आध बार दिया गया। रिसेंटली तो मुझे जहाँ तक याद है नहीं पूछा गया है, बट पहले के कुछ एग्जाम्स में कभी कभी इस पे एक आध न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इसका भी फॉर्मूला एक बार आप रिकॉल करने का। ठीक है, ये आपको सैंपल दिए गए, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ये मीन दिया गया है, जो सैंपल आपको दिया गया होगा, कोई भी क्लासेस या किसी की सैलरी या किसी के मार्क्स आपको दे दिए जाए, तो उसका आप मीन पता कर लोगे। मीन अगर आपके पास में है और सैंपल है, तो आप मीन डेविएशन पता कर लोगे। मीन डेविएशन अगर आप पता कर लोगे, तो आप एसडी पता कर सकते हो। एग्री? देखिए, अगर आपको सैंपल दिया है तो आप पता कर सकते हो, क्या सैंपल मीन पता कर सकते हो, मीन डेविएशन पता कर सकते हो, और मीन डेविएशन पता चल गया तो एसडी पता कर सकते हो, हाँ या ना। हमेशा आपको एसडी डायरेक्टली नहीं दिया होगा, हमेशा आपको एमडी डायरेक्टली नहीं दिया गया होगा। मेजोरिटी टाइम पे जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको बैकग्राउंड की कुछ वैल्यूज दे दी जाती हैं, और उनके बेसिस पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बाकी की वैल्यूज को पता करना होता है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो इस तरीके से आए हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, just test is applied to the sampling variability and difference located between sample estimate and population is expressed in terms, basically
दो टर्म के पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर इंस्टेड ऑफ एसडी. So the core of value of ratio between observed differences and SE is known as Z, है ना. यहाँ की भी कंडीशंस आपको दी गई हैं कि जेड टेस्ट हम कब कब अप्लाई कर सकते हैं. सैंपल साइज 30 से ज़्यादा होना चाहिए, मस्ट बी लार्जर देन 30, एंड सैंपल मस्ट बी रैंडम सेलेक्टेड, जैसे हम लोगों ने काई स्क्वायर के पहले देखा था. एंड द वेरिएबल इज अज्यूम टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. ये अज्यूम करते हो आप, जैसे डेटा आपका कई तरीके के डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ये मतलब होता है कि जो सैंपल है ना उसमें आपको बहुत डिफरेंस ना मिले. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो सैंपल अगर आप 10 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये लाइक 1000 पे नहीं जाएगा. जो डेटा होगा मोर और लेस आपको सिमिलर मिलेगा. ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी वैल्यू होगी ना तो आपको ये वाला ग्राफ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी है. द डेटा मस्ट बी क्वांटिटेटिव, जिसको आप कैलकुलेट कर सको. फिर आपको जेड टेस्ट के कुछ फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं, है ना. तो इस तरीके से अभी आगे हम लोग एफ टेस्ट भी करेंगे. अभी मैं यहीं पे रोकूंगी क्लास. अभी एफ टेस्ट करेंगे आप लोग, और इसके बाद एक अनोवा टेस्ट भी हम लोग पढ़ेंगे. और अनोवा पे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं थेरेटिकल वाले, जिसमें हम लोग वन टेस्ट अनोवा, टू टेस्ट अनोवा पढ़ेंगे. इसमें भी आपको टाइपोलॉजी मिलेगी, है ना. और इस पे भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. तो अभी कोशिश करिएगा कि जो काई स्क्वायर टेस्ट आपने पढ़ा, जो नल हाइपोथेसिस आपने पढ़ी, प्लस जो आपने एफ टेस्ट और जेड टेस्ट आपने पढ़ा, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी थियोरी है, स्पेशली इनके एप्लीकेशन और इनकी कंडीशन से रिलेटेड कि कब कहाँ पर हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे और उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, चाहे वो सैंपल साइज से रिलेटेड हो या कोई भी डेटा का नोन होना हो या अननोन होना. जैसे कहीं पर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन पता होता है तब आप टेस्ट अप्लाई करते हो, वो डिपेंड करता है ना फॉर्मूले पे. तो ये कंडीशंस आपको याद करनी है. ठीक है, अभी एफ टेस्ट है, इसके बाद अनोवा टेस्ट है. एक आई थिंक और होगा जहाँ तक मुझे याद है, आपके सिलेबस में है या नहीं चेक करते हैं. हाँ, एफ टेस्ट के बाद अनोवा ही आप में है. ठीक है, ठीक है. तो ये दो टॉपिक अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे. एंड उसके बाद जितने भी पीवाई क्यूज हैं आपके, है ना, उनको करेंगे रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन. मैं आपको बता दे रही हूँ, एक बार इन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा. डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स जो है, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वाले जो टॉपिक है, और उसके बाद जितने भी टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्लस जो नल हाइपोथेसिस की कॉन्सेप्ट है, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो ये चारों टॉपिक्स पढ़ के रखिएगा, इनके हम पीवाई क्यूज भी करेंगे. बाकी जो दो टॉपिक्स आपके बचे हैं इनको पहले कंप्लीट करेंगे. ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं सभी को. चलिए, आज अपना एक बहुत छोटा सा टॉपिक है एफ टेस्ट का और अनोवा टेस्ट का, और इसके बाद कुछ पीवाई क्यूज भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए थे, लाइक हाइपोथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. उनके कुछ पीवाई क्यूज भी हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, हम लोगों ने याद करिएगा, हम लोगों ने कई तरीके के टेस्ट पढ़े थे. टी टेस्ट, है ना, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारी टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किए थे जब हम लोगों ने पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़े थे और उन सभी के अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे थे. ठीक है, तो उसमें ये दो टेस्ट आपके बचे थे, एक एफ टेस्ट था और दूसरा हम लोग अनोवा टेस्ट पढ़ेंगे, वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा. बट बिफोर दैट विल डिस्कस दिस एफ टेस्ट, जिसके फॉर्मूले मेमोराइज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में. तो फर्स्ट देखिए, जो एफ टेस्ट का नाम है, जो साइंटिस्ट है आर ए फिशर, जिन्होंने इसको डिड्यूस किया था, उनके नाम पर इसको हम एफ टेस्ट बोलते हैं. आर ए फिशर नाम के साइंटिस्ट थे. एंड ऑब्जेक्ट क्या है देखिए, जो एम है एफ टेस्ट परफॉर्म करने का, इज टू फाइंड आउट वेदर द टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस जो है, आर दे डिफर सिग्निफिकेंटली या फिर वो सेम है, और वेदर द टू सैंपल्स मे बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग सेम वेरिएंस. तो अगर हमें पता करना है तो डेफिनेटली हम एफ टेस्ट अप्लाई करेंगे. अब एफ कैलकुलेट करने के देयर आर सो मेनी मेथड्स, कई सारे फॉर्मूले हैं जिनसे हम इस f की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं. फॉर्मूला नंबर 1 अगर आप देखिए तो क्या दिया गया, f इज इक्वल टू s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन की कॉन्सेप्ट आपको दी गई है, जिसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो दिया गया है. इनकेस आपको s1 s2 नहीं दिया है तो आप इन वैल्यूज से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर दिया है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, जहां पर जनरली जो S1 मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन फर्स्ट पॉपुलेशन की होगी वो हमेशा ज्यादा होगी सेकंड वाले से, ये जनरली आपको देखने को मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, जो सेकंड फॉर्मूला है एफ कैलकुलेशन का है, दिस इज v1 अपॉन v2.
ठीक है, ये है आपका v1 अपॉन v2 का वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन वेरिएंस ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास वेरिएंस की वैल्यू है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की, तो उससे भी आप इसको कैलकुलेट करते हैं v1 अपॉन v2 से। तो इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा। लास्ट एक फॉर्मूला और है जो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, दिस वन, जिसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉपुलेशन है एज वेल एज जो सैंपल है, दोनों का यूज करते हैं। सो एफ रेशियो कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड बाई द फॉर्मूला S1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर। आपको दी है तो इस तरीके से आप एफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जहाँ पर स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन 1 एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन 2। दो पॉपुलेशन दो सैंपल, तो दोनों के रेस्पेक्टिव एसटी वैल्यूज आपको दी है, जिनको आप सिमिलरली प्लेस करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। अब कुछ कंडीशंस आपको दी गई हैं कि कब हम एफ टेस्ट की वैल्यू को एक्सेप्ट करने वाले हैं, या कब हम इसके डेटा का जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिजेक्ट करने वाले हैं। बट वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद नल हाइपोथेसिस, है ना, जो हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था, पूरी पूरी हाइपोथेसिस की स्टोरी। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि इतने डेप्थ में आते नहीं है क्वेश्चन, फिर भी समझ लीजिए क्या दिया गया आपको। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज कंपेयर्ड विद टेबल v1 एंड v2 एट 5% एंड 10% लेवल। हम कंपेयर करते हैं। अब कंडीशन देखिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इफ कैलकुलेटेड वैल्यू f, अगर f की वैल्यू ग्रेटर है किससे, टेबल वैल्यू, देन f रेशियो इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट एंड जो नल हाइपोथेसिस होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब जो f की वैल्यू है वो कंसीडर की जाएगी, और इस कंडीशन में जो नल हाइपोथेसिस हमारी वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर जो f वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है वो हमारी टेबलेटेड वैल्यू से कम होगी, ऑन द अदर हैंड इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू f is less than the table value, then the null hypothesis accepted and it is inferred that both the sample have come from population having same variance, है ना, कि कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। Since F test is also based on ratio of two variance, तो इसको हम लोग वेरियंस रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि what is वेरियंस रेशियो टेस्ट, तो ये भी आपका F टेस्ट ही कहलाता है। तो पहले हमने देखा कि एफ टेस्ट है क्या, किन के नाम पर इसको बनाया, मतलब एफ टेस्ट हम कहते क्यों है। फिर हमने इसके 3 फॉर्मूले डिस्कस किए कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी है पॉपुलेशन की तो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें वेरिएंस की वैल्यू दी है दोनों पॉपुलेशन की तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के की जो वैल्यू है पॉपुलेशन और सैंपल दोनों की दी है तो भी हम इस फॉर्मूले के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एफ टेस्ट। कुछ कंडीशंस और आपको दी गई कि अजम्पशंस क्या है अगर हम एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, हमने बाकी उसमें टेस्ट में भी इस तरीके की चीजें देखी थी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको बताया गया कि नॉर्मली दैट इज द वैल्यूज इन ईच ग्रुप इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन हम अज्यूम करते हैं। दूसरा है होमोजेनिटी होनी चाहिए, एंड थर्ड वन इंडिपेंडेंस ऑफ एरर, दैट इज एरर शुड बी इंडिपेंडेंट फॉर ईच वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, हालांकि इस पे भी क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आए हैं, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अभी आपके एग्जाम में थोड़े से ज़्यादा बन रहे हैं न्यूमेरिकल के कंपैरिजन में, तो पढ़ लीजिएगा। लास्ट जो टेस्ट है आपका ये अनोवा है, और इसमें भी हम लोग 2 तरीके के अनोवा टेस्ट पढ़ेंगे, एक 1 वे अनोवा और एक 2 वे अनोवा। 1 वे अनोवा या 2 वे अनोवा कैलकुलेट करने के लिए हमें डीएफ का कैलकुलेशन होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करते हैं, हम फिर एफ कैलकुलेट करते हैं, और इसके लिए पूरी पूरी टेबल डिजाइन की जाती है। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, हम क्यों यूज करें वो आपको बताया गया है कि इट इज अ पावरफुल स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग, ये पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, इफ डिफरेंसेस इन मीन्स आर सिग्निफिकेंट, है ना, अगर जो डिफरेंस है मीन्स के वो सिग्निफिकेंट है, लॉजिकल है, देन फॉर डिवाइडिंग द वेरिएंस इनटू 2 कंपोनेंट्स। ये स्टोरी तो आप पढ़ चुके हो वेरिएंस एंड मीन की, है ना, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकी वैल्यूज चाहिए है, इसलिए वेरिएंस एंड मीन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है। अब हम करेंगे क्या, 2 तरीके से अनोवा डिस्कस करेंगे, एंड उसके पहले थोड़ा सा अजम्पशन देखेंगे कि हम अनोवा अगर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सैंपल पे तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द सैंपल्स आर इंडिपेंडेंटली ड्रॉन, कि किसी भी पॉपुलेशन जो सैंपल हम ले रहे हैं, है ना, वो इंडिपेंडेंट होगा। पॉपुलेशन और जनरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल ले रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो डेटा ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, विथ कॉमन वेरियंस। दे अकर एट रैंडम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन द ग्रुप्स एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स आर एडिटिव, कि जिस भी कॉम्पोनेंट का इफेक्ट है जो वेरियंस पे आ सकता है वो एडिटिव होगा। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे 1 वे अनोवा एंड सेकंड पढ़ेंगे 2 वे अनोवा, और तो बहुत ही सिंपल है डिफरेंस इन दोनों में। देखिए 1 वे अनोवा, हियर द सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्वॉल्व। देखिए आप मेरे साथ आपने पढ़ी भी थी रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की स्टोरी, अगर आप रिकॉल करो तो हम लोगों ने वहां पर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कॉन्सेप्ट देखी थी, और हमने देखा था कि मेनी टाइम्स
क्या होता है कि कोई भी एक्स वाई जेड, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स और यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा डिपेंडेबल वेरिएबल है वो तो एक है, बट इंडिपेंडेबल वेरिएबल कई सारे होते हैं। मतलब किसी एक फैक्टर को मान लेते हैं फैक्टर एक्स है, इसको इन्फ्लुएंस करने वाले एक से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया, हियर ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्वॉल्व। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने क्या देखा, पेस्टिसाइड अप्लाई किया तो हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑन द ऑक्सीजन कंजम्पशन, दैट इज डिपेंडेबल वेरिएबल। डिपेंडेबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर हम पेस्टिसाइड को अप्लाई करेंगे तो इंसेक्ट में जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है वो कितना चेंज होगा इन ए सैंपल ऑफ इंसेक्ट, राइट। तो ये इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड का लेना देना ऑक्सीजन कंजम्पशन से नहीं है। अगर आप मतलब पेस्टिसाइड आप बढ़ाओ कम करो, उसका इफेक्ट किस पे होगा, ऑक्सीजन पे होगा। मतलब ये इंडिपेंडेंट है। और अगर पेस्टिसाइड हम बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन लेवल है वो कम होगा या ज्यादा होगा। मतलब दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इजंट इट। बात आ रही समझ में। पेस्टिसाइड को हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम रख सकते हैं डिपेंडेबल वेरिएबल को। मतलब कि एक वैल्यू को हम इंक्रीज करें तो दूसरी वैल्यू उस रेस्पेक्ट में कितनी बढ़ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट वन वे अनोवा। लेकिन अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब मान लेते हैं कि किसी भी एक फैक्टर के चेंज होने के लिए एक से ज्यादा वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपको दिया गया है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्बिनेशंस of pesticide, these are independent variable and insect hormone on oxygen consumption of sample insect। तो हम एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक तो पेस्टिसाइड ले लिया और हमने इंसेक्ट हार्मोन ले लिया। उसको हमने देखा कि ऑक्सीजन कंजम्पशन की जो रेट है उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये डिपेंडेबल वेरिएबल हो गया कि ऑक्सीजन कंजम्पशन की रेट कम होगी ज्यादा होगी, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं। बात आई समझ में। यस नो बताइएगा, फरहत, सौरभ, जो लोग हैं क्लास में, श्रेया। ठीक है, तो ये स्टोरी है आपकी जो है वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा की। कुछ कंडीशंस और दी हैं, समझ लीजिए। देखिए वन वे अनोवा में आपको क्या बताया गया, इन वन वे अनोवा क्लासिफिकेशन द डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वन क्राइटेरियन, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एंड द नल हाइपोथेसिस इज एच नॉट इज इक्वल टू म्यू वन म्यू टू एंड म्यू के। व्हाट आर दीज वैल्यूज, ये आप समझो। देखिए, दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच के सैंपल। हमारे पास दो पॉपुलेशन जिनका मीन ये दिया हुआ है, और के रिप्रेजेंट्स फॉर सैंपल जो हम इससे लेने वाले हैं, वह रैंडमली ड्रॉन आर इक्वल टू वन अनदर। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू के। तो जो पॉपुलेशन मीन है दैट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू आवर सैंपल मीन। ये इनका कुछ अजम्पशन है जिसके बेस पे हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। अब आगे हम करेंगे क्या स्टेप्स, अगर हम फॉलो करेंगे तो कैलकुलेट वेरिएंस बिटवीन सैंपल, जो सैंपल्स हैं उनके बीच में वेरिएशन क्या है, वेरिएंस क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। एंड सैंपल जो ले रहे हैं विद इन, आप समझिए बिटवीन दो वेरिएंस के बीच में, जो दो सैंपल के बीच में जो वेरिएंस है वो कैलकुलेट करेंगे। और एक सैंपल में जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, है ना, मान लीजिए हमने ले ली एक पॉपुलेशन इस तरीके से, है ना, हमने एक पॉपुलेशन ले ली 100 इंडिविजुअल की। अब 100 से हम 10, 20, 30 का सैंपल ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इनके बीच में जो वेरिएंस है उसको पता करना है। और अगर ये 10 इंडिविजुअल है तो 1 2 3 4 5 6 7 इनके बीच में भी तो होगा, विद इन भी तो होगा। बात आ रही सब लोग को समझ में, ठीक है। बिटवीन वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे, बिटवीन सैंपल एंड विद इन सैंपल भी हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। दीज आर फ्यू स्टेप्स जिसके थ्रू हम जाएंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एफ रेशियो। दिस इज ऑल अबाउट वन वे अनोवा, ठीक है, जिसकी टेबल भी यहाँ पर आपको बना के दी गई है। देन विल कंपेयर द वैल्यू ऑफ एफ, द टेबल वैल्यू एफ फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम एट सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू, और फिर हम इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है इन केस, तो इस तरीके से आपको पूरी टेबल बनानी होगी, है ना। आप देखिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में वन वे क्लासिफिकेशन मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर तो पहले तो आपको सोर्स ऑफ वेरिएंस दिया गया, बिटवीन सैंपल कितना है, विद इन सैंपल कितना है, फिर आपने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। फिर आप एस एस सी, एस एस ई एंड एस एस टी की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, सम स्क्वायर ऑफ बिटवीन सैंपल, सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स, ये आप कैलकुलेट करेंगे। देन विल कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स में जितने वैल्यूज आपको दी गए उनसे -1 आप करते थे, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोई टेस्ट किया था, उसमें हम लोगों ने ये वाली चीज डिस्कस की थी, ठीक है। तो इसके थ्रू आप मीन स्क्वायर कैलकुलेट कर लोगे और उससे आप निकाल लोगे एफ, फिर आपको टेबल से इसको कंपेयर करना होगा, ठीक है। जब आप लैब में पीएचडी में इनकेस अगर ये टेक्निक आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर पूरा
है ना, आपके डेटा पूरा होगा और पूरी चीज़ों को आप प्रोसेस करोगे। यहाँ पर आपको थ्योरेटिकली जाना है। ऑब्वियसली जब आप पीएचडी में अगर इन केस आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ होंगे और आप पूरा कैलकुलेट करके यूज़ भी करोगे, ठीक है, इन केस अगर आपको मिलता है। नेक्स्ट देखिए, टू वे क्लासिफिकेशन में हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है। वहां पर हम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, यहाँ पर हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें एडिशनल मिल जाएंगी। देखिए, व्हेन इट इज बिलीव दैट टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स माइट हैव एन इफेक्ट ऑन रिस्पॉन्स वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट and it is possible to design the test so that the analysis of variance can be used to test the effect of two, ये मार्क करिएगा, फैक्टर्स साइमल्टेनियसली, कि दो इंडिपेंडेंट फैक्टर किसी भी एक डिपेंडेंट फैक्टर को साइमल्टेनियसली कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसको हम टू वे से क्लासिफाई करेंगे। सच अ टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज टू फैक्टर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, इसका दूसरा नाम है। एंड विद द टू फैक्टर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वी कैन टेस्ट टू सेट्स ऑफ हाइपोथेसिस विद द सेम डेटा एट द सेम टाइम। तो जैसे वहां पर हम सिंगल कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम डबल डेटा में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें स्टोरी मिलेगी बिटवीन सैंपल, लेकिन यहाँ पर हमें बिटवीन रोज मिल जाएंगे, वैल्यूज बढ़ेंगी डेफिनेटली। एंड अगर कोई एरर है तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम टोटल वैल्यू निकाल के एफ वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम इस डेटा को अपने गिवन डेटा से, टेबलेटेड डेटा से कंपेयर करेंगे, या तो ये वैल्यू हमारी एक्सेप्ट होगी या तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक स्टैट्स का, जो मेरे थ्रू आपको एक्सप्लेन करना था। अभी मैंने आपको बोला कुछ टॉपिक्स आपके जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किए थे, उन कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए थे, तो उनको भी कंप्लीट कर लेंगे अगर आपने रिवाइज किया होगा थोड़ा सा, ठीक है। एक काम करिए, अपनी बुक ओपन करके बैठिएगा और रफ मैं आपको गाइड करती जाऊंगी कि आपको कहाँ से चीज़ों को रिकॉल करना है। काफ़ी दिन बाद हम लोग की क्लास हो रही है, शायद अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन वाला रिवीजन ना किया हो तो फॉर्मूले को रिकॉल करने में आपको मुश्किल होगी, ठीक है। ये वाला देखिए, पहला जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। सौरभ ने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी, सौरभ वो लोग आप लोग खुद से करेंगे, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कराने को मैं करा दूंगी किसी क्लास में अगर हो सकेगा तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं उस पार्ट पे। इस पे देखिए क्या दिया गया आपको, मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट एसडी वैल्यू, स्टैंडर्ड डिवीजन वैल्यू। तो आप जाएंगे जहां पर हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की स्टोरी डिस्कस की है, वहां पर देखिए कि मीन और एसडी में रिलेशनशिप क्या है। एक फॉर्मूला आपको दिया गया होगा, एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट एम, शायद देखिएगा जाके, मीन दिया है आपको, एम की वैल्यू गिवन है 8, आपको एस डी पता करना है। एस डी आई थिंक अंडर रूट एम होगा। मिल गया सौरभ, फरहत, ऑप्शन बी श्रेया, हाँ जी बिल्कुल इजी है, 2 × 2 × 2 हो जाएगा, तो आप 2√2 कर लेंगे, बिल्कुल करेक्ट, इजी है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन हाँ, फॉर्मूला आपको याद होगा तभी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस बहुत इजी है। 2√2 इज योर आंसर, ठीक है, हाँ जी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द मीन ऑफ डेटा फॉलोइंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 4, द सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, the mean of data following Poisson distribution is 4, the second moment of variance I think it should be 4, चेक करिए। अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम सेकेंड मोमेंट क्या होता है, वेरियंस होता है, क्यों, पहला मोमेंट आपका मीन होगा, सेकेंड वेरियंस, थर्ड स्क्यूनेस एंड फोर्थ कर्टोसिस होगा। तो वेरियंस हो जाएगा m इज इक्वल टू v होगा मेरे ख्याल से, मतलब वेरियंस इज इक्वल टू मीन हो जाएगा, म्यू। हाँ जी गुड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है श्रेया, चेक कर लीजिएगा बुक में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों वैल्यूज इक्वल ही होती हैं। मिल गया सभी को, बाकी सौरभ फरहात आप लोगों को भी मिल गया बेटा। ठीक है, हाँ जी ऑप्शन ए करेक्ट है। एक और ट्राई करिए, ये भी इजी है। द मीन एंड वेरियंस ऑफ ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर म्यू एंड सिग्मा, देन द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इजी, अगर मीन म्यू है और सिग्मा वेरियंस है, देन रिलेशनशिप शुड बी, हाँ जी, म्यू इज इक्वल टू सिग्मा या सिग्मा इज इक्वल टू म्यू, बोथ वैल्यूज विल बी इक्वल, जिससे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, हाँ जी करेक्ट है आंसर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन विद एस डी वैल्यू। क्या दिया गया आपको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ डेटा दिए गए हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, इट इज सिमेट्रिकल, ये भी ठीक है, द मीन ऑफ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज 1,
द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1. चेक करिए. आई थिंक ए, बी एंड डी. हाँ सौरभ, सही आंसर. ए, बी एंड डी. मुझे भी ए, बी एंड डी ही लग रहा है. मीन 1 नहीं होगा, है ना? यस श्रेया, सही है. चेक कर लेते हैं. हाँ जी, ऑप्शन सी करेक्ट है. चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा. ये टाइप 1 टाइप 2 एरर वाला है, जो हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस पढ़ी थी उसका क्वेश्चन है. याद करिएगा, जब हम टाइप 1 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग अकर व्हेन वी एक्सेप्ट रॉन्ग नल हाइपोथेसिस. टाइप 1 कब होती है? जब हम राइट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं. राइट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, है ना? ये टाइप 1 होती है. और जब हम रॉन्ग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, रॉन्ग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, तो टाइप 2 होती है. चेक करिए क्या होगा आंसर आपका. पहले तो आपको कुछ वैल्यूज दी हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज इट्स स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. द प्रिसिजन ऑफ सैम्पल एस्टिमेट ऑफ सम पॉपुलेशन पैरामीटर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेट. टाइप 1 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग अकर व्हेन वी एक्सेप्ट ए रॉन्ग नल हाइपोथेसिस. हाँ जी, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है. मुझे देखते ही लग रहा था ये उल्टा दिया हुआ है ना. टाइप 1 में आप रॉन्ग को रिजेक्ट करते हैं, है ना? हाँ जी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा. श्रेया, आया समझ में? यस, करेक्ट. चलिए एक और ट्राई करिए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए अभी तक हम लोगों को क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया था, यहाँ थियरी के फॉर्म में दिया गया कि मीन इज इक्वल टू इट्स वेरिएंस और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या एन नंबर, है ना? ट्राई करिए. बताइए क्या आंसर होगा सौरभ, श्रेया. We have to find out some statement regarding Poisson distribution. It is continuous probability distribution. It's applicable only when n of number of trial is indefinitely large and p probability of success is indefinitely small. ठीक है. And its mean is equal to variance. चेक करते हैं. मुझे भी हाँ जी, बी ऑप्शन सही लग रहा है. ठीक है, जस्ट अ मिनट बच्चों. एक क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो गया. चलिए इसको देख लीजिए, इसका आंसर आ गया, आप चेक कर लीजिए, है ना? ये दूसरा क्वेश्चन है. बाई चांस से हाईलाइटेड क्वेश्चन ही आ गया इसमें. द सैम्पल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन. For small sample, the variance is unbiased estimate of population variance, and if we reject the null hypothesis when it is actually true, we commit type 1 error in testing hypothesis. ठीक है, इसको देखिएगा अपनी बुक में और फिर से ट्राई करिएगा. ठीक है, एक और ट्राई करिए. When we reject the null hypothesis when actually it is true, we make. अगर हम करेक्ट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम कौन सी एरर कर रहे होंगे? बताइए हम कौन सी एरर. यस फरहत, करेक्ट, टाइप 1. नेक्स्ट एक और ट्राई करिए. इफ नल हाइपोथेसिस इज नॉट करेक्ट, द अदर इवोल्यूटेड हाइपोथेसिस फ्रॉम द सैम्पलिंग इज कॉल्ड.
इजी, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करके डिजाइन करते तो दैट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये थे आपके वो क्वेश्चंस जो आपके लेटेस्ट ईयर में पूछे गए थे। मतलब जितना भी आपके पास में जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं अभी तक, उन टॉपिक से जितने क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं अभी। स्टैट्स डे बाय डे आपके एग्जामिनेशन में इसका कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। पहले क्वेश्चंस के नंबर ज़्यादा होते थे, अभी हार्डली 4 to 5 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, बट स्टिल आई वुड से कि जितने टॉपिक्स मैंने कराए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने की हैं क्लास में, उनको प्रॉपर रिवाइज करिएगा, है ना। चांसेस हैं इनसे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और स्किप मत करिएगा। जैसे थोड़ा सा है चीज़ें ट्रिकी, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे आपके, लेकिन कर लोगे आप तो कम से कम आप 5 में अगर 3 क्वेश्चंस भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और ज़्यादा तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि 10-15 क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी इस एरिया से, नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स तो और भी कम आ रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, बट यू नेवर नो कब वो पैटर्न चेंज करें या कब कोई चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करें। तो आप कोशिश करिएगा जितने टॉपिक्स हम लोगों ने क्लास में कवर किए हैं उनको जरूर से रिवाइज करिएगा अच्छे से, है ना। सारा कंटेंट आपके पास में है, सब कुछ है, रिवीजन करिएगा। जितने पीवाईक्यूज हमने कराए हैं, बुक आपके पास में है, वीडियो देख के पहले पीवाईक्यूज करिएगा, बुक के साथ में बिना आंसर देके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इन केस आगे अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं प्रोबेबिलिटी का टॉपिक एक आपको और करा दूंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि मेरी ओर से स्टैट्स कंप्लीट, इतना आपके लिए जरूरत थी। क्लास में बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं। किस एरिया के सौरभ? जो मैंने कराए हैं वो तो मैक्सिमम सॉल्व हो रहे होंगे। और 100% क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागो आप। जिन टॉपिक्स को आप कर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करो, लेकिन सारे। श्रेया क्या कह रहे हैं? इस बार कोरिलेशन से जून 23 में अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। कुछ चीजें तो देखो हर बार कुछ ना कुछ न्यू होगा श्रेया, है ना। और बुक में चेंजेस होते हैं, कंटेंट हमेशा कुछ कुछ न्यू ऐड होता है ना। तो अगर जून 23 का होगा, मे भी कुछ नया हो, वो नेक्स्ट टाइम आपकी बुक में ऐड हो जाएगा। या अगर अभी डुएबल होगा तो मैं, अगर कुछ मुझे कंटेंट मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगी, है ना। लेकिन ये मान के चलो, हर बार जो कुछ पढ़ाया जाता है उससे कुछ ना कुछ तो न्यू चीजें आती हैं। दे हैव टू मेंटेन देयर नॉवेलिटी, कुछ न्यूपन तो उन्हें, कुछ न्यूनेस तो रखनी ना उन्हें पेपर में। ठीक है, और कुछ? हाँ, इसलिए कुछ क्वेश्चंस तो मिलेंगे, मैं देख लूंगी वैसे एक बार, अगर मुझे लगेगा डुएबल है कुछ ऐसा तो उसका। क्लास फिर मैं यही बंद करती हूँ। ठीक है, कल मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सर की क्लास होगी, वही 6:30 ऑनवर्ड्स, है ना। चलिए बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट, है ना।